Hey everyone, welcome back. Welcome to this Ultimate System Design Playlist Series. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट लिमिटिंग के बारे में कि ये रेट लिमिटिंग होता क्या है, कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम देखेंगे कुछ पॉपुलर रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज़ को. सो स्टार्ट करते हैं एंड लेट मी जस्ट मिनिमाइज माई स्क्रीन सो दैट यू विल बी एबल टू सी द एंटायर स्क्रीन वेल. ओके, सो सबसे पहले समझते हैं रेट लिमिटिंग को. तो लेट्स से कि आपने कोई एक एप्लीकेशन बनाया, तो उस एप्लीकेशन में आपके पास मल्टीपल यूज़र्स होंगे, राइट. यहाँ पे आपके पास मल्टीपल यूज़र्स होंगे. यूज़र्स विल बी योर क्लाइंट, सो दे विल मेक रिक्वेस्ट और ये रिक्वेस्ट जाएगी आपके सर्वर के पास. अब ये सर्वर क्या करेगा, ये उन रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स सेंड करेगा. तो सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करेगा और ये बन जाता है हमारा एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल. अब कई बार क्या होता है कि हमारे सिस्टम में कुछ यूज़र्स ऐसे आ जाते हैं जो कंटिन्यूसली स्पैम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. लेट्स से कि एक हमारा कोई यूज़र ए है, तो ये हमारे एप्लीकेशन में हमारे सर्वर के पास कंटिन्यूस स्पैम रिक्वेस्ट सेंड करेगा. लेट्स से हो गई फर्स्ट रिक्वेस्ट, सेकंड रिक्वेस्ट, थर्ड रिक्वेस्ट. तो ऐसे वो कंटिन्यूसली हमारे सर्वर के पास स्पैम रिक्वेस्ट सेंड करता है. अब उससे क्या होता है कि सर्वर के पास कंटिन्यूस स्पैम रिक्वेस्ट आने से हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होने लगते हैं. बेसिकली वो यूज़र्स हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है. लेट्स से कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है. अब इसमें मैं कंटिन्यूसली यदि रिफ़्रेश बटन हिट करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, यूट्यूब के सर्वर के पास, राइट. तो अब यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट सेंड करके रिफ़्रेश बटन हिट करके यूट्यूब के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ. तो अब इस केस में सर्वर के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट हो जाती हैं और हमारा सर्वर ओवरवेल्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि सर्वर के रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगते हैं. अब लेट्स से कि ये यूज़र ए जो है ये कंटिन्यूसली स्पैम रिक्वेस्ट कर रहा था. अब लेट्स से कि हमारे सिस्टम में कुछ जेन्युइन यूज़र्स आ जाते हैं. लेट्स से हमारे एप्लीकेशन में, हमारे सिस्टम में ऐसे ये 3 जेन्युइन यूज़र्स आ गए. तो अब इस केस में क्या होता है, यदि ये यूज़र ए हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, ये यूज़र ए हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, तो इस केस में क्या होता है कि हमारे जो जेन्युइन यूज़र्स होते हैं उनकी रिक्वेस्ट भी फुलफ़िल नहीं हो पाती. उनकी रिक्वेस्ट को भी वेट करना पड़ता है क्योंकि सारे रिसोर्सेज इस यूज़र ए ने होल्ड कर लिए. तो इस केस में हमारे जेन्युइन यूज़र्स की रिक्वेस्ट को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, उनके रिस्पॉन्स में डिले हो जाता है. और यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो स्लो एक्ट करने लगता है. हमारा सर्वर स्लो एक्ट करने लगता है. तो इन स्पैम रिक्वेस्ट से बचने के लिए हमें एक रेट लिमिटर की नीड होती है. तो हम क्या करते हैं, हम एक रेट लिमिटर कॉन्फ़िगर करते हैं और यहाँ सर्वर के आगे हम एक रेट लिमिटर लगा देते हैं. अब रेट लिमिटर लगाने से हम लिमिट कर सकते हैं कि किस रेट पर एक यूज़र आपके सर्वर को एक्सेस कर सकता है. लेट्स से कि हम डिसाइड करते हैं कि एक मिनट में एक यूज़र हमारे सर्वर को केवल 3 ही रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है. सो 3 रिक्वेस्ट पर यूज़र. तो हमने क्या डिसाइड किया कि एक मिनट में एक यूज़र हमारे सर्वर को केवल 3 ही रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है. तो अब लेट्स से ये जो यूज़र ए था जो हमारे सर्वर के या सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा था, अब उसकी 3 रिक्वेस्ट जाएंगी इस सर्वर के पास. लेकिन जैसे ही ये यूज़र ए अपनी फोर्थ रिक्वेस्ट भेजेगा इस सर्वर के पास, तो यहाँ पे ये रेट लिमिटर इसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि ये इसकी फोर्थ रिक्वेस्ट थी, ये यूज़र ए की फोर्थ रिक्वेस्ट थी. तो ये इस यूज़र ए की फोर्थ रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा, या तो वो उसे बोलेगा कि कुछ टाइम के लिए वेट करो, जब ये 1 मिनट का टाइम इंटरवल ख़त्म हो जाएगा फिर ये यूज़र ए की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा. तो यहाँ पे हमने रेट लिमिटर लगा के स्पैम रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया या हमने उन रिक्वेस्ट को कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया. तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारे जेन्युइन यूज़र्स होंगे वो भी हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज को या सर्वर के रिसोर्सेज को सही से यूज़ कर पाएंगे. तो ये काम होता है हमारे रेट लिमिटर का. तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आने वाली रिक्वेस्ट को रेट लिमिट कर दिया. हमने क्या बोला कि एक आईपी एड्रेस से हम केवल 3 ही रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे. एक आईपी एड्रेस से हम 1 मिनट में केवल 3 ही रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे.
तो ये देखा हमने रेट लिमिटिंग को। और अब यदि कोई यूज़र स्पैम रिक्वेस्ट करता है या कंटिन्यूसली बहुत सारी रिक्वेस्ट करता है, लेट्स से ये 3 से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर देता है, तो अब इस केस में हम यूज़र को 4 to 9 एरर रिटर्न कर सकते हैं, 4 to 9 रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हैं। इसका मतलब होता है टू मैनी रिक्वेस्ट, टू मैनी रिक्वेस्ट। तो ये हम उसे रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हैं। अब रेट लिमिटिंग को इम्प्लीमेंट करने की कुछ स्ट्रैटेजीज़ को देखते हैं। तो उसमें सबसे पहली स्ट्रैटेजीज जो हमारे पास है वो है टोकन बकेट एल्गोरिदम। अब टोकन बकेट एल्गोरिदम में एक हमारे पास होती है बकेट। इस बकेट में हम बेसिकली टोकन्स को स्टोर करते हैं। अब टोकन्स क्या है ये इसे हम आगे देखेंगे। तो इस टोकन बकेट एल्गोरिदम में हम बकेट में टोकन्स को रखते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस बकेट को कोई रीफिल कर रहा होगा, राइट। तो इस बकेट को जो रीफिल करता है उसे हम बोलते हैं रीफिलर सर्विस। तो ये कंटिन्यूसली एक फिक्स्ड रेट पे हमारी इस बकेट को रीफिल करता है। लेट्स से कि ये जो हमारा रीफिलर सर्विस है, ये 3 टोकन्स पर सेकेंड इस रेट पे, इस फिक्स्ड रेट पे हमारे बकेट को फुल कर रहा है, रीफिल कर रहा है। और ये जो हमारी बकेट है इसकी कैपेसिटी है लेट्स से एक बार में 5 टोकन्स को स्टोर करना, 5 टोकन्स को स्टोर करना। अब लेट्स से कि पहले सेकेंड में हमारे पास 3 यूज़र्स आते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड में क्या होगा कि हमारे बकेट में 3 टोकन्स आ चुके होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे बकेट में 3 टोकन्स आ गए। ये रीफिलर ने हमारे बकेट में 3 टोकन्स को डाल दिया। अब लेट्स से कि फर्स्ट सेकेंड में हमारे पास 3 यूज़र्स आते हैं, यूज़र ए, यूज़र बी एंड यूज़र सी। तो ऐसे हमारे पास 3 यूज़र्स आते हैं। तो तीनों एक एक टोकन को लेंगे। ये तीनों यूज़र्स, लेट्स से ये हो गया हमारा फर्स्ट यूज़र, तो ये इस टोकन को लेगा और अब ये इस टोकन को लेके इस सर्वर के पास जाएगा। तो अब ये जब सर्वर देखेगा कि ठीक है क्लाइंट के पास या यूज़र के पास ये टोकन था, तभी वो उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। यदि यूज़र के पास टोकन नहीं है तो सर्वर उस यूज़र की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल नहीं करेगा, उस यूज़र की रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये टोकन ले लिया हमारे यूज़र ए ने। लेट्स से ये था हमारा यूज़र ए, यहाँ पे हम बनाते हैं यूज़र ए। तो ये यूज़र ए ने एक टोकन ले लिया। अब यहाँ पे एक हमारे पास एक और यूज़र आता है, यूज़र बी, और ये यूज़र बी ने एक और टोकन ले लिया। ये यूज़र बी आया और इस यूज़र बी ने एक और टोकन लिया और ये टोकन लेके गया सर्वर के पास। तो यहाँ पे ये सर्वर के पास जाएगा, सर्वर देखेगा कि ठीक है यहाँ यूज़र बी के पास भी टोकन है, तो वो इसकी रिक्वेस्ट को भी प्रोसेस कर देगा। अब लेट्स से कि हमारा एक और यूज़र आता है, लेट्स से ये हमारा एक और यूज़र आता है, यूज़र सी। तो अब ये यूज़र जाएगा और ये टोकन लेगा, बकेट में से टोकन उठाएगा और फिर ये टोकन लेके जाएगा सर्वर के पास। अब यहाँ भी सर्वर देखेगा कि ठीक है यूज़र सी के पास भी टोकन है, तो वो इसकी रिक्वेस्ट को भी प्रोसेस कर देगा। अब लेट्स से कि एक और यूज़र आता है, यहाँ पे एक और यूज़र आता है, यूज़र डी। तो ये यूज़र डी क्या करेगा, ये यूज़र डी सबसे पहले जाएगा बकेट में और बकेट में वो देखेगा कि यहाँ पे तो एक भी टोकन नहीं है, राइट। तो अब इस केस में ये हमारा जो यूज़र डी होगा, ये जो हमारा यूज़र डी होगा, ये सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो हमारा डी होगा ये सर्वर को या सर्वर के रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे बकेट में टोकन ख़त्म हो गए थे। अब नेक्स्ट सेकेंड पे ये रीफिलर क्या करेगा, फिर से हमारे इस बकेट में 3 टोकन्स को रीफिल कर देगा। तो ये हमारे बकेट में ऐसे 3 टोकन्स को फिर से रीफिल कर देगा। तो अब नेक्स्ट सेकेंड में जो भी यूज़र्स आएंगे वो इन तीनों टोकन्स को यूज़ करेंगे, तीनों टोकन्स को लेंगे और टोकन्स को लेके सर्वर के पास जाएंगे। सर्वर देखेगा कि इनके पास टोकन्स हैं तो वो इनकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर देगा। अब लेट्स से कि एक ही सेकेंड में कोई यूज़र आया, लेट्स से ये जो हमारा यूज़र ए था ये आया और इसने एक साथ 3 टोकन्स ले लिए, बेसिकली 3 रिक्वेस्ट कर दी। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट के लिए उसने फर्स्ट टोकन को लिया और सर्वर के पास गया, सेकेंड रिक्वेस्ट के लिए उसने सेकेंड टोकन को लिया, थर्ड रिक्वेस्ट के लिए उसने थर्ड टोकन को लिया। तो अब इस केस में ये जो हमारा बकेट है ये वापस से एम्प्टी हो जाएगा। और अब इस केस में यदि कोई नेक्स्ट यूज़र आता है तो उसकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, उसकी रिक्वेस्ट को सर्वर प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा बकेट वापस से एम्प्टी हो गया।
अब लेट्स से कि यदि अगले 2 सेकेंड तक कोई भी यूज़र नहीं आता है अपनी रिक्वेस्ट लेके, तो अब इस केस में ये रीफिलर फर्स्ट सेकेंड में क्या करेगा, इस बकेट को वापस से रीफिल करेगा। फर्स्ट सेकेंड में ये बकेट में 3 टोकन्स को डालेगा, 3 टोकन्स को डालेगा, 3 टोकन्स को रीफिल करेगा, और उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड में ये वापस से 3 और टोकन्स को रीफिल करने का ट्राई करेगा। लेकिन अब जो यहाँ हमारी बकेट की कैपेसिटी थी वो थी 5 टोकन्स को प्रोसेस करना, नॉट सेकेंड, 5 टोकन्स को प्रोसेस करना। तो अब यहाँ पे ये रीफिलर नेक्स्ट सेकेंड में 3 और टोकन को यहाँ पे डालने का ट्राई करेगा, पर ये हो जाएगा टोटल नंबर 3 + 3 6। तो यहाँ पे ये रीफिलर अगले सेकेंड में केवल 2 और टोकन को ही पुश कर पाएगा, 2 और टोकन को ही इस बकेट में डाल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे टोकन बकेट की कैपेसिटी थी 5 टोकन्स को प्रोसेस करना। तो अब देखते हैं हम इस टोकन बकेट एल्गोरिदम के कुछ ड्रॉबैक्स को। तो जो हमारा पहला ड्रॉबैक है वो ये है कि यदि हमारे बकेट एम्प्टी है, लेट्स से ये हमारा बकेट है और ये बकेट एम्प्टी है, और जो हमारे रीफिलर का रीफिल करने का रेट है वो है लेट्स से 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में 20 टोकन्स को रीफिल करना, 5 सेकेंड्स में वो 20 टोकन्स को रीफिल करता है। तो अब इस केस में लेट्स से कि यहाँ पे उसने 20 टोकन्स को रीफिल किया, 20 टोकन्स को रीफिल किया, और नेक्स्ट सेकेंड कोई यूज़र आया, उसने कंटिन्यूसली 20 रिक्वेस्ट सेंड कर दी। तो ये सारे के सारे टोकन्स इस यूज़र, लेट्स से यूज़र ए को एलोकेट हो जाएंगे, राइट, सारे टोकन्स इस यूज़र ए को एलोकेट हो जाएंगे, और फर्स्ट सेकेंड में ही ये हमारा बकेट जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, हमारा बकेट यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा। तो अब बकेट एम्प्टी हो जाएगा और लेट्स से कोई नया यूज़र आता है, यूज़र बी, तो अब इस केस में यूज़र बी को 4 सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब 4 सेकेंड तक और ये जो हमारा बकेट है ये एम्प्टी रहेगा। 4 सेकेंड के बाद हमारा ये रीफिलर इसे रीफिल करेगा, लेकिन 4 सेकेंड तक यहाँ पे यूज़र बी को वेट करना पड़ेगा। तो 4 सेकेंड यूज़र बी के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में डिले हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं हमारी लेटेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम भी इसी से रिलेटेड है कि यदि लेट से एक ही यूज़र ने, इस केस में यूज़र ए ने सारे के सारे टोकन्स को एक्वायर कर लिया, तो दूसरे यूज़र्स को काफ़ी वेट करना पड़ता है, दूसरे यूज़र्स की रिक्वेस्ट को काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो ये थे कुछ हमारे ड्रॉबैक्स इस टोकन बकेट एल्गोरिदम के। अब जो हमारी दूसरी एल्गोरिदम है उसे हम बोलते हैं लीकी बकेट एल्गोरिदम। तो अब इस लीकी बकेट एल्गोरिदम में भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक बकेट होती है, ये हमारे पास एक बकेट होती है, लेट मी जस्ट रोटेट दिस बकेट। तो ये हमारे पास एक बकेट होती है, और इस बकेट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूज़र्स की रिक्वेस्ट को, लेट्स से हमारे डिफरेंट यूज़र्स हैं, ये यूज़र ए, यूज़र बी, यूज़र सी, तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस बकेट में हम इन डिफरेंट यूज़र्स की रिक्वेस्ट को डालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन डिफरेंट यूज़र्स की रिक्वेस्ट को इस बकेट में डालेंगे। लेट्स से हमारे सिस्टम में 2 और ये यूज़र्स हैं, तो इनकी रिक्वेस्ट को भी हम इस बकेट में डालेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, हम सारे यूज़र्स की रिक्वेस्ट को इस बकेट में डाल देते हैं। अब इस लीकी बकेट एल्गोरिदम में हमारे पास ये बकेट में एक यहाँ पे होल होता है, हमारे बकेट में यहाँ पे होल होता है। तो अब इस होल की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली लीकेज होगा। यू कैन कंसिडर इट एज अ नॉर्मल बकेट, जहाँ पे यदि बकेट में होल होगा तो ऑब्वियसली पानी वहाँ से लीकेज होगा। तो यहाँ पे भी हमारे इस बकेट में हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे ऐसा एक हमारा छोटा होल होगा। तो अब इस होल होने की वजह से क्या होगा कि हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से लीकेज करेंगी, राइट। यू कैन कंसिडर दिस कि यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट लीकेज करेंगी, और फिर ये रिक्वेस्ट जाएंगी सर्वर के पास, इस सर्वर के पास। तो अब यहाँ पे इस बकेट को रीफ़िल जब हम करेंगे, रिक्वेस्ट से रीफ़िल करेंगे, तो यहाँ पे इसका रेट हो सकता है लेट्स से 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। मतलब हम 1000 रिक्वेस्ट के रेट से, 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड के रेट से इस बकेट को रीफ़िल कर रहे हैं। और यहाँ पे लीकेज का जो रेट है वो ऐसा हो सकता है कि 2 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। मतलब जो हमारा लीकेज है या होल है, इसमें से सिर्फ 2 रिक्वेस्ट ही बाहर आ रही हैं। मतलब 1 सेकेंड में हमारी 2 रिक्वेस्ट ही बाहर आ रही हैं। तो जो सर्वर को मिलने वाली रिक्वेस्ट होंगी वो कम होंगी।
यहाँ पे जब हम बकेट में रिक्वेस्ट फिल कर रहे हैं तो उसका रेट क्या है 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, विच इज़ टू मच। पर यहाँ पे लीकेज या होल में से रिक्वेस्ट निकलने का रेट क्या है 2 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो यहाँ पे सर्वर को मिलने वाली जो रिक्वेस्ट होती है, नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट होती हैं वो कम होती हैं। इस वजह से सर्वर पे आने वाला ट्रैफिक या लोड कम पड़ता है। इससे क्या होता है कि ये सर्वर के रिसोर्सेज को हम सही से यूज़ कर पाते हैं और सर्वर के रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट नहीं करते। तो यहाँ पे हम सर्वर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसे रिक्वेस्ट देते हैं। यदि सर्वर की कैपेसिटी है केवल 2 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, 1 सेकेंड में 2 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, तो यहाँ पे हम बकेट होल से लीकेज से केवल 2 रिक्वेस्ट को ही जाने देंगे। तो ये होता है हमारा लीकी बकेट एल्गोरिदम। यहाँ पे हम बेसिकली रिक्वेस्ट को लीक करते हैं, रिक्वेस्ट का लीकेज होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लीकी बकेट एल्गोरिदम। अब लीकी बकेट एल्गोरिदम में सर्वर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम रिक्वेस्ट को लीक कराते हैं। तो ये देखा हमने लीकी बकेट एल्गोरिदम। अब लीकी बकेट एल्गोरिदम का ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है। तो अब इस केस में यहाँ पे हमारे रिक्वेस्ट लीक होने का रेट तो बहुत कम है, 2 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, लेकिन इस बकेट में रिक्वेस्ट आने का रेट बहुत ज़्यादा है, 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली इस बकेट की भी कुछ कैपेसिटी होगी, राइट। अब लेट्स से कि इस बकेट की कैपेसिटी है 2000 रिक्वेस्ट को स्टोर करना। तो अब 2000 रिक्वेस्ट स्टोर करने के बाद फिर जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएंगी उनको काफ़ी सारा वेट करना पड़ता है, उनके रिस्पॉन्स में डिले हो जाता है। तो ये होता है इस लीकी बकेट एल्गोरिदम का ड्रॉबैक। बेसिकली क्या होता है कि हमारी बकेट में, ये हमारी बकेट है, लेट्स से इसकी कैपेसिटी है 2000 रिक्वेस्ट को रखना, 2000 रिक्वेस्ट को होल्ड करना। हमारे बकेट में आ रही है रिक्वेस्ट इस रेट से 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, और ये जो हमारे सर्वर की कैपेसिटी है, यहाँ हमारा सर्वर है, इसकी कैपेसिटी है लेट्स से 100 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, पर सेकेंड में 100 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। तो फर्स्ट सेकेंड में ये 1000 रिक्वेस्ट आएंगी और यहाँ पे ये बकेट में स्टोर हो जाएंगी, राइट। अब इनमें से 100 रिक्वेस्ट को ये सर्वर प्रोसेस कर देगा, 100 रिक्वेस्ट को सर्वर प्रोसेस कर देगा, यहाँ पे लेफ़्ट बचेंगी 900। अब नेक्स्ट टाइम वापस 1000 रिक्वेस्ट आएंगी, तो अब इन 1000 रिक्वेस्ट को भी हम बकेट में स्टोर कर देंगे, राइट। और यहाँ पे 100 रिक्वेस्ट वापस से जाएंगी प्रोसेसिंग के लिए सर्वर के पास। तो यहाँ पे हो गई टोटल 800 और ये 1000 न्यू रिक्वेस्ट आई, तो ये हो गई हमारे पास 1800 रिक्वेस्ट। मतलब हमारा बकेट का साइज़ हो गया अभी 1800, कैपेसिटी इसकी कितनी है केवल 2000। तो अब जो नेक्स्ट टाइम वापस से 1000 रिक्वेस्ट आएंगी, तो अब इस केस में इनमें से कुछ रिक्वेस्ट को, इनमें से लगभग 800 रिक्वेस्ट को काफ़ी वेट करना पड़ेगा, इनके रिस्पॉन्स में काफ़ी डिले होगा। तो ये देखा हमने लीकी बकेट एल्गोरिदम का डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक। तो ये थी हमारी एक और रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजी, रेट लिमिटिंग टेक्निक। और जो नेक्स्ट हमारी कुछ और रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनमें आती है एक फिक्स्ड विंडो काउंटर और एक आती है हमारी स्लाइडिंग विंडो लॉग। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ को हम इस रेट लिमिटिंग के पार्ट 2 में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, and I guess this is all for this video. We'll see you in the next video. So till then, bye bye, show some love, thanks.